बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत खौफनाक खबर है जो झंग से हमारे सामने आ रही है, जहाँ जिनसी तशद्दुद की एक ऐसी मिसाल कायम की गई है जो मैंने खुद अपने इतने बड़े सहाफ़ती करियर में, इतने लंबे अरसे में नहीं सुनी इस तरह की मिसाल। अ, इसके अलावा बात करेंगे, असद कैसर साहब ने एक दावा किया है। मैं उस दावे को देखूं, असद कैसर साहब के अकाउंट पर लिखे हुए अल्फाज को देखूं, उसके बाद हमारे सामने जो फुटेज आई, जो तस्वीर आई, उस तस्वीर को देखूं, तो असद कैसर साहब के दावे पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एनईसी का इजलास, बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, वहाँ पर क्या हुआ, सुहेल आफरीदी ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, मुजम्मिल असलम साहब क्या कह रहे हैं, कहानी बदल गई है। कल खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हुआ, उस बजट में जो चीज़ें कही गई, की गई, उसके बाद अब कुछ बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है, वो असद कैसर से जुड़ी खबर हो या एनईसी इजलास, तो ये सिचुएशन अब बहुत तब्दील हो गई है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि तारिक मतीन 2.0 आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट करके भी हमें बताइए कि आप इस पर किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहेंगे। अभी हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से सीरीज़ कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन पर भी, और जो कंटेम्प्रेरी बड़े इवेंट्स हैं उन पर भी हम इस पर बाकायदा तफसील के साथ वीडियोस करेंगे। ये ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में काम हो रहा है, न्यूज़ ब्लॉगिंग से अलग, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, झंग में ये वाक़या पेश आया है। वहाँ पर एक ज़मींदार ने अपने मुलाजिम हनीफ का जो उज़ू है, मखसूस उज़ू, उससे जिस्म से जुदा कर दिया है। और माजरा यह है कि इस ज़मींदार को ये गुस्सा था कि इसने, हनीफ ने, उसके जानवरों की देखभाल ठीक नहीं की है। अब ये हनीफ का जो भतीजा है शहरियार, इसने आकर इसकी एफआईआर करवाई है और बताया है कि हनीफ जिस ज़मींदार के पास काम करता है, वो ज़मींदार आया और 18 तारीख, जो 2 दिन पहले गुजरी है, उसको आया और 8 बजे उसने आकर दिन में ये कहा कि हनीफ जो है वो जानवरों की देखभाल ठीक नहीं कर रहा। और उसके बाद उस शख्स ने हनीफ को ज़मीन पर गिराया, तशद्दुद का निशाना बनाया, हनीफ की शलवार उतारी और उतारने के बाद घोड़े की लगामों के साथ हनीफ का जो उज़ू है वो बांध दिया गया। और बांध देने के बाद उन्होंने घोड़े को हाँक दिया। अब ये एफआईआर में लिखा, घोड़ी थी वो भागी है और उसके झटके से ये हुआ कि हनीफ जो है वो उस उज़ू से महरूम हो गया है, लहू में लथपथ, और वो चीखें मार रहा था। और उसके बाद ये वहाँ पर गालम गलोच करते हुए चले गए। अब एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हनीफ जो है वो ज़ेरे इलाज है। ये इंतहाई दर्जे का जुल्म हुआ है। और हमने इससे पहले जानवर की टांग काट दी किसी ज़मींदार ने, जानवर की आंख निकाल दी किसी ज़मींदार ने, जानवर मार डाला, बंदे पे कुत्ते छोड़ दिए, ये देखा है। लेकिन ये जिस तरह की बर्बरियत की गई है, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। बर्बरियत बहरहाल जिस तरह की भी हो, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत तहफ़्फ़ुज़ करे। और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात में ये होता है कि सामने वाला इतना ताकतवर होता है, अपने पैसे के इतने घुमंड में होता है, और जो मज़रूब है, मज़लूम है, वो इतना कमज़ोर होता है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता। और अक्सर ऐसे वाक़यात में सुलह हो जाती है। इस तरह के तमाम मज़ालिम पर रियासत को आगे आना चाहिए, हुकूमत को आगे आना चाहिए। और रियासत आकर, हमारे यहाँ तो रियासत फ़ौज को समझ लिया जाता है, तो रियासत आगे आकर, पूरा सिस्टम रियासत का, वो आकर ऐसे शख्स को न सिर्फ ये कि सज़ा दिलवाए, मज़लूम के साथ खड़ा हो, और मुद्दई खुद बनकर जो रियासत है वो करेगी काम पूरा का पूरा, रियासत खड़ी हो उसके साथ कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये दहशत गर्दी है, और ये इस तरह की दहशत गर्दी है कि कोई भी इस तरह की चीज़ों में, किसी की आंख निकाल दी जाए, टांग काट दी जाए, कोई बॉडी पार्ट उसका जुदा कर दिया जाए, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो फॉरगिवनेस, देयर शुड बी नथिंग लाइक दिस। तो ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला।
بہت خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہمارے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں ریاست جب کلور کوڈ میں بچی کو مار دیتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب چکوال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ پیش آئے تو پھر اس کے بعد آسٹریلین پاسپورٹ کی طاقت ہمیں نظر آتی ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب آ جائیے اسد قیصر صاحب کے دعوے کی جانب. جو شہباز شریف صاحب، اسد قیصر صاحب، محمود خان چکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، اس کے حوالے سے اسد قیصر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. اسد قیصر صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن بینچز پر آمد کے موقع پر ملاقات ہوئی. اب آپ گنیے گا. ملاقات میں صوبے کے حقوق، 1، فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر بات ہوئی، 2، ثوابی کے تمباکو کاشتکاروں کو درپیش مسائل، 3، خصوصاً فی کلو 390 روپے کے نئے ٹیکس کے خاتمے، 4، خیبر پختونخوا کے بقایا جات کی ادائیگی، 5، پاک افغان سرحد کی بندش کے باعث صوبے میں کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ جانے کے مسائل، 6، عمران خان، ان کی اہلیہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جیل میں روا رکھے جانے والے ناروا سلوک، 7، ملاقاتوں پر پابندی، 8، ان کے بنیادی انسانی اور قانونی حقوق کی پامالی، 9، اور اس کے علاوہ میثاق جمہوریت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، 10۔ یہ 10 اتنے بڑے موضوعات، ان پر اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں تفصیلی بات چیت ہوئی. شہباز شریف صاحب آئے، ایوان میں آیا کہ مصافحہ کیا تو بیرسٹر گوہر اور محمود خان چکزئی صاحب سے مصافحہ ہوا. جو کھڑے ہو کر چند لمحوں کی ملاقات تھی، اس میں شہباز شریف صاحب کی ان کی کچھ بات ہوئی، اور اس میں اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 10 موضوعات پر شہباز شریف صاحب 1، محمود خان چکزئی صاحب 2، بیرسٹر گوہر 3، اسد قیصر صاحب 4، یہ 4 لوگوں نے بات چیت کی ہے. اور کھڑے کھڑے چند لمحوں کی ملاقات میں ان 10 موضوعات پہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کی انہوں نے. مطلب بندہ حیران ہو کہ پاکستان تحریک انصاف والے ایک اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے، لیکن اس کے بعد جس طرح کا دعویٰ کرتے نا، میں یہ 10 مسائل دیکھوں اور ان 10 مسائل پر جس طرح کی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس کو دیکھوں. یعنی یہ 10 مسائل بتانا نا شہباز شریف کو، اور 4 لوگ بات کر رہے ہوں، یہی ممکن نہیں ہے. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان تمام پر بات ہوئی. پھر آگے وہ لکھتے ہیں، اور ویڈیو بھی لگائی انہوں نے، وزیر اعظم کی ہدایت پر. اب وہ وزیر اعظم ہی آپ کہتے ہیں فارم 47 کے ہیں، ان کی بھی ہدایات ہیں آپ کے لیے. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سینیٹر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام سے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر خزانہ کے چیمبر میں ملاقات ہوئی. اب اگر یہ ہدایت ہوتی نا محمد اورنگزیب صاحب کے لیے، تو آپ کہتے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر محمد اورنگزیب نے ہم سے ملاقات کی، ہمیں کہا گیا کہ آپ تشریف لائیے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ملاقات کی، چلیں میں ہدایت کو نکال دیتا ہوں، بلا وجہ کی بات لگ سکتی ہے بہت سے لوگوں کو. پھر وہ کہتے ہیں ملاقات میں وزیر خزانہ سے فاٹا میں ٹیکس کے نفاذ، تمباکو پر ٹیکس سمیت اہم امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی. وزیر خزانہ نے کہا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد ٹیکس چھوٹ پر فیصلہ کریں گے. اسد قیصر نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ پارلیمان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جہاں بھی ملکی مفاد کی بات ہو ہم نے ہمیشہ اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے. یہ اسد قیصر صاحب بتا رہے ہیں. اچھا، اس کو بھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ اس ویڈیو میں کم و بیش وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے چیمبر میں، یعنی چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1-2 کھڑے ہوئے ہیں. تو ایون محمد اورنگزیب صاحب کے رائٹ ہینڈ پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. اسد قیصر صاحب کے لیفٹ ہینڈ پر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. اور تمام لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ 20 لوگوں کی، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت تحمل کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور یہ سارے جہاں دیدہ اور سینئر لوگ ہیں، یہ بڑے تحمل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں. ان 20 لوگوں کی گفتگو میں بھی کیا مسائل ڈسکس ہوئے ہوں گے، کتنے مسائل ڈسکس ہو گئے ہوں گے. یہ جو موضوعات آپ بتا رہے ہیں یہ کئی ادوار مانگتے ہیں، ملاقاتوں کے کئی دور ہوں تب جا کے ان پر بات ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری طرف رکھے جائیں گے اپنے بڑوں کے سامنے مسائل، اور پھر ان کا جواب آنے کے بعد پھر بات ہوگی. تو کئی دور ہوں گے تب جا کے ہو سکتی. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہو چکا ہے. تو چلیے اچھی بات ہے، عوامی مسائل حل ہوں، اور یہ جو آپ کے صوبے کے کاشتکاروں کے مسائل ہیں یہ حل ہوں. عمران خان صاحب کے لیے بھی آپ لوگ ایفرٹ کریں.
बट जितना बड़ा आपने दावा किया है इन तमाम चीज़ों से, वो दावा कहीं से भी ना वो बंदा मैच करे ना तो मिलती ही नहीं है ना, उंगलियां ऊपर नीचे टकराती रहें कि यार ये मिल नहीं रहा, कहीं से भी जोड़ा नहीं जा सकता इसको। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब व गरीब है। दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब ने वो जो कहा था ना, मैं टांग पे टांग रख के बैठा था, मैं ऐसे बैठा था, फिर एक और तस्वीर बनाई गई। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच में ये बातें थीं, ये नहीं थीं, ये काट दी गई, ये दावे हो रहे थे। अब राना सनाउल्लाह साहब आए हैं क्योंकि बजट खसारे का और विफाक को पैसे नहीं देंगे, अल्फाज देंगे पर है ना बात, कि हम नहीं देंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ARY के प्रोग्राम में मौजूद थे और राना सनाउल्लाह साहब ने रात ARY के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा है कि NEC के इजलास में कोई मसला नहीं था और एग्री किया है तमाम चीज़ों पर। और अगर मैं मुजम्मिल असलम साहब की पहले टेलीविज़न प्रोग्राम्स में होने वाली गुफ्तगू सुनूं तो वो ये कह चुके कि देखिए विफाक के जो मसाइल हैं और जो चीज़ें हैं, वो जो तजवीज़ है वो ठीक है, तो आप एग्री कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात वाला आपका पॉइंट जेन्युइन था कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी क़यादत से बात करते हैं, नून लीग वाले मियां नवाज शरीफ से बात करते हैं हर चीज़ पर, वज़ीर आज़म के होते हुए भी, तो आप लोग अपनी क़यादत से बात करेंगे, ये पॉइंट आपका ठीक था और आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए मौका था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि NEC के इजलास में उनका ये भी दावा है कि इमरान खान पर बात नहीं की, NEC के इजलास में तमाम चीज़ों पर एग्री किया। अब मुजम्मिल असलम साहब से मेरी बात हुई, मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि नहीं, सुहेल आफरीदी साहब ने कंडीशनल बात की थी और कंडीशनल बात जो है वो ऐसे ही होगी। और वो ये भी कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी उसमें से भी चीज़ें एडिट हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में वहाँ पर जो गुफ्तगू थी उसमें ये कहा था कि सुहेल आफरीदी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में काट दिया गया। तो अब सुहेल आफरीदी साहब, मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, और फिर साथ में वो कहते हैं कि पैसे खैबर पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो पैसे तो आएंगे नेशनल एक समझ लिया कि बॉक्स, उस बॉक्स में पैसे आएंगे और फिर उसके बाद NFC के तहत चारों सूबों को बटेंगे। तो वो कहते हैं पैसे तो हमारी तरफ से उनको जाने हैं, जो जाने हैं सूबों को, उसमें अब पहले से कम हिस्सा जाएगा, ये तय हुआ है, तो वो हमें नहीं देंगे। चलिए इस बहस में पढ़ना कि जी हम तो काट के दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये नहीं होता अगर, तब भी राना साहब कह रहे हैं कि ये एग्रीड अपॉन है, कि ये पैसे तय हो चुके कि कितने मिलेंगे। तो सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना कि हम विफाक को ये ग्रांट नहीं देंगे, अब इस पर बहस है। तो सुहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं, मुजम्मिल असलम साहब ठीक करें, या राना सनाउल्लाह साहब ठीक करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं उस इजलास में, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इजलास था, उस इजलास में मैं मौजूद था। अब फैसला कैसे होगा? फैसला ऐसे होगा कि मीटिंग मिनट्स पब्लिक कर दिए जाएं, लोगों के सामने आ जाए कि राना साहब ठीक कह रहे हैं या सुहेल आफरीदी साहब और मुजम्मिल असलम साहब ठीक कह रहे हैं। बाकी टांग पे टांग रख कर बैठना या ऐसे करके बैठना या ऐसे करके बैठना, ये मैटर नहीं करता। आपका मौक़िफ़ मैटर करता है, आपका सीना फुला के, फैला के और चढ़ के बात करना ये मैटर नहीं करता। आपने अपने मौक़िफ़ पर फर्म रहना है और अपने जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, और ये मैटर करता है। उसके बाद हक़ाइक़ ठीक बयान करने हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो अब चेक किए जा सकते हैं मीटिंग मिनट्स के ज़रिए, जो पब्लिक कर दिए जाएं तो सामने आ जाएगा कि कौन ठीक कह रहा है। बाकी अभी पैसों का मामला सामने आ जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या करती है ये भी देख लिया जाएगा, वफाक क्या करता है ये भी देख लिया जाएगा, क्योंकि पैसे तकसीम होंगे। जब पैसे तकसीम होंगे तो पता चल जाएगा सब कुछ। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।